था कि किस तरीके से आपके चार्जेस में वेरिएशन होता है, किस तरीके से वो चार्जेस जो होते हैं वो डिफरेंट इफेक्ट्स को जनरेट करते हैं। फिर मूविंग चार्जेस के बारे में देखा, मूविंग चार्जेस में आपने देखा कि किस तरीके से वो चार्जेस प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं। लेकिन अब हम मूविंग चार्जेस के रीजन से मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है ना। ये यूनिट थी आपकी यूनिट थर्ड, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट थर्ड है चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को देखिए, सबसे पहले जीरो ने बताया था इसके बारे में कि मूविंग चार्ज जो होता है वो करंट के साथ साथ आपका जो दूसरा इफेक्ट होता है वो भी शो करता है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में सबसे पहले एचसी ऑर्स्टेड ने बताया था। एचसी ऑर्स्टेड का मतलब क्रिश्चियन हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ठीक है ना। ये डच साइंटिस्ट थे, डच फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है ना। डच फिजिसिस्ट एचसी ऑर्स्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड थे, ठीक है ना। इन्होंने 1820 में सबसे पहले इस फेनोमेना के बारे में हमें बताया, ठीक है। तो 1820 में सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर कहीं किसी सर्किट में किसी भी तरीके से करंट का फ्लो होगा तो ऑब्वियसली उसके रीजन से क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट पॉइंट बताया, फर्स्ट पॉइंट सिर्फ ये था, Dutch physicist Hans Christian Ørsted in 1820 proposed 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 this theory। इन्होंने एक थियरी प्रपोज की जिसमें उन्होंने कहा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। इन्होंने ये भी कह दिया था कि एक के एग्जिस्टेंस में एक का एग्जिस्टेंस बिना दूसरे के पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। रिलेटेड टू ईच अदर, इसके लिए उन्होंने क्या चीजें बताई थी, दूसरा पॉइंट उन्होंने दे रखा था। दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया था द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which results of unification of electricity, the branch of physics which unified electricity and magnetism together called the branch of physics which unified electricity and magnetism together called magnetic electromagnetism, electromagnetism, इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। एक्सपेरिमेंट में बोला गया उसको ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट देखिए क्या था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया, ध्यान दीजिएगा। ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इतनी सी चीज बताई गई कि when sufficient amount of current flows through a circuit, then a deflection is obtained when magnetic needle is placed surrounding in them, ठीक है ना। तो वहां पर आपको बताया गया कि अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में, ठीक है ना, इन्होंने बताया एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया, ठीक है। फर्स्ट में क्या किया इन्होंने,
फर्स्ट केस इन्होंने ये रखा, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक सर्किट ली, इस सर्किट में करंट का फ्लो करा दिया। तो पहले देखिए इन्होंने फर्स्ट में फ्लो नहीं कराया, ठीक है। फिर सेकंड में इन्होंने क्या कराया, अब की बार इसमें कोई करंट का कोई फ्लो नहीं था, बट सेकंड में इन्होंने क्या करा दिया, करंट का फ्लो करा दिया कुछ इस तरीके से। ये करंट का फ्लो करा दिया, ठीक है। और थर्ड में इन्होंने क्या किया, थर्ड में इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। थर्ड में इन्होंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। और फोर्थ में इन्होंने करंट की इंटेंसिटी को कम ज्यादा किया। तो देखिए यहाँ पर ये जो करंट का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट का कंक्लूजन निकला, बेटा बेटा स्क्रीन चली जा रही है। नेटवर्क तो बेटा पूरा है यहाँ पे, वैसे आपकी साइड में नेटवर्क है। चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा कुछ क्लियर हुआ क्या? चलिए ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर एक क्या किया इन्होंने, मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल, तो फर्स्ट का जो कंक्लूजन निकला वो ये था, when no current flows through the circuit, through the circuit, no deflection in compass, कंपास में किसी भी तरीके से डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें से करंट का फ्लो कराया, डिफ्लेक्शन मिला। तो यहाँ पर बताया फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन, फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूसेस डिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर थर्ड में बताया व्हेन polarity changes, polarity direction of deflection also changes, जैसे ही आपने पोलैरिटी को चेंज किया, when polarity changes, direction of deflection, direction of deflection also changes, ठीक है। और लास्ट एक कंक्लूजन और भी निकाला इन्होंने, क्या था वो, फोर्थ, जैसे जैसे इंटेंसिटी को कम और ज्यादा किया, अगर इंटेंसिटी को बढ़ाया तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, इंटेंसिटी को कम किया डिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो गया, ठीक है। as the intensity of current, क्या चीज बेटा, पोलैरिटी का मतलब होता है बेटा टर्मिनल, पहले जिस डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट हो रहा था बेटा उसी के रिस्पेक्ट में। पोल्स का मतलब सिर्फ नॉर्थ और साउथ से मतलब नहीं है बेटा, पोल्स का मतलब इलेक्ट्रोड भी होता है, पोल्स का मतलब टर्मिनल्स भी होता है। तो यहाँ पर टर्मिनल्स को चेंज कर दिया हमने, यानी फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जो आप कह रहे हो फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की ही बात की जा रही है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ आई, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए as the intensity of current varies, as the intensity of current varies, deflection of compass also varies, जो डिफ्लेक्शन है वो भी करता है, वैरी करता है। अब देखिए ये तो आपको ऑब्जर्वेशन दिए गए, इसमें निकला क्या, these observations concluded that
These observations concluded that flow of current produces मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप करंट का फ्लो कराते हो तो ऑब्वियसली वहां पे मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो बस ये इतनी सी चीज उन्होंने बताई थी, ठीक है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। कहने का मतलब ये रहा कि अगर कहीं पर करंट का फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन करेगा। या फिर ये कह सकते हो जो चार्जेस होते हैं उनका फ्लो जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का एक तरीके का सोर्स होता है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, लिख लो लिख लो। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा था हम लोगों ने ना, उसमें जो लिखा हुआ है एक्चुअली वो कॉन्क्लूड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को उसी के साथ, क्योंकि देखो होता क्या है, समझो यहाँ पे ये जगह है, देखो बेटा, अगर हमने एक, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा, तो हम क्या करते हैं बेटा, कंपास की डायरेक्शन को जैसे जैसे वो चेंज होता जाता है वैसे वैसे लेकर के चलते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाते हैं इस तरीके से। समझ पा रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये ऐसा ऐसा ही होता है, हम इस पोल से नीडल को लेकर चलते हैं, जैसे जैसे उस नीडल की डायरेक्शन चेंज होती जाती है वैसे वैसे ही हम जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट आप ड्रा करोगे वो उसकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। लेकिन उसमें क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी या इंडक्शन लाइन होगी दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में है। एक बार स्टेटमेंट रिपीट करिए प्लीज किशन। हाँ हाँ ठीक है, ये तो अभी बस जस्ट अगले में चलते, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में थोड़ा सा, तो अभी जब हम स्ट्रेट करंट करेंगे वायर को लेके चलेंगे ना, तो उसमें हम देख रहे हैं बेटा, उसको उसमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि जब आप किसी स्ट्रेट करंट करेंगे वायर को लेते हो तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स मिलती हैं कॉन्सेंट्रिक, और उस पे जो टेंजेंट किसी पॉइंट पे ड्रॉ करोगे वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी। और जो करंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द, क्योंकि देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये किया तो इस फील्ड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाई करेगी और यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मिलेगी। जस्ट नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट टॉपिक, ठीक है। इसको नोट कर लिया बेटा सभी ने। हाँ जल्दी कर लीजिए बेटा, तो फिर हम लोग चलते हैं। ऊपर की लाइन तो लिखी होगी ना बेटा। इनके बाद बेटा हम लोगों के पास आते हैं मैक्सवेल, हर्ट्ज, बोस, मार्कोनी। इन लोगों ने वर्क किया और कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स दिए। पॉइंट ये देख लीजिएगा, सिर्फ यही अकेले नहीं थे, फर्दर हर्ट्ज, मार्कोनी, बोस एंड मैक्सवेल
worked on this concept and also verified unification of unification of laws of electricity and magnetism। देखिए बेटा, मैक्सवेल, हर्ट्ज, मार्कोनी, बोस, एम्पियर, इन सभी लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स पे वर्क किया और उन्होंने भी ये कंफर्म बताया, श्योर किया कि जो आपके लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, दे आर यूनिफाइड, यानी अगर एक के लिए वो एप्लीकेबल है तो आल्सो दूसरे के लिए भी वो एप्लीकेबल होंगे। दोनों सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, दोनों सेम एग्जिस्टेंस रखते हैं। अब इसके बाद देखिए, नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको बताया जाता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे पहला है आपका स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, दूसरा है आपका, हाँ तो बस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर को पहले देखते हैं, उसके बाद बाकी चीजों को क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे इसको रफ कर दे बेटा। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप करंट कैरिंग बफर का फिगर देखते हैं कुछ इस तरीके से, ये आपका कार्डबोर्ड है, यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसे इस तरीके से बना दिया, यहाँ पर आपने इसे एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे करंट इस तरीके से जाएगा और इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, कुछ इस तरीके से रहेंगी, ठीक है ना। तो देखो बेटा, इसमें आपके पास दो रूल्स होते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि अगर आप टॉप व्यू देखोगे और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो आप इस सिंबल से मैग्नेटिक सॉरी फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है, आपकी इनवर्ड डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करता है जब ये क्रॉस दिखेगा तो। और अगर आपको डॉट दिखता है इस तरीके से, हालांकि ये ऐसे लिखा जाता है आपका, ये ऐसा, और अगर आपको डॉट दिखता है तो डॉट में क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड का होता है और यहाँ पर ये अपवर्ड का होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग इस चीज को, मतलब समझिए इस चीज को। अगर किसी सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है तो बेटा ये क्रॉस आपको मिलेगा, और अगर किसी सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो आपको ये साइन मिलेगा। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करिएगा आप सभी लोग, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब अगली चीज देखते हैं। यहाँ पर अभी जो स्टेटमेंट किशन ने बोला था उसमें क्या कहा गया था कि किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है बेटा, हमेशा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंटेट करेगा। किसको रिप्रेजेंटेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। लेकिन डायरेक्शन को कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर दो रूल होते हैं आपके पास। पहला होता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा होता है आपके पास मैक्सवेल स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो देखो बेटा, दोनों क्या होते हैं इसमें। देखिए राइट हैंड थंब रूल में आपको बताया जाता है कि अगर आप किसी करंट करंट कंडक्टर को पिक कर रहे हो
और उसको इस तरीके से आप होल्ड कर रहे हो अपने हैंड में, ठीक है। तो जब आप उसे हैंड में होल्ड कर रहे हो, तो अगर आपका ये थंब परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे रहा है किसके लिए, करंट के लिए, तो कर्लिंग फिंगर्स जो होंगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर। तो देखो यहाँ पर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ये मिल रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या मिल रहा है बेटा, क्लॉकवाइज सेंस में मिलेगा। तो यहाँ पर करंट देखो किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब ये यानी करंट की डायरेक्शन आपको ये मिलेगी। तो बस यही चीज बताई गई थी आपको, ठीक है ना। और दूसरी चीज बताई गई थी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अक्रॉस हमेशा जो आपका करंट होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, यानी अगर करंट इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी इस प्लेन में, ठीक है ना, तो करंट या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। और अगर करंट इस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड या तो इनवर्ड होगी या तो आउटवर्ड होगी, दैट मस्ट बी मेड कंपल्सरी। तो यहाँ पर आपको ये दिया गया राइट हैंड थंब रूल, क्या दिया गया आपको, ये राइट हैंड थंब रूल। अब दूसरा दिया गया है, हाँ सॉरी, मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल में देखिए आपसे कहा जाता है कि जिस डायरेक्शन में आप स्क्रू को टाइट करते हो, ठीक है ना, तो मान लीजिए आपने स्क्रू को टाइट किया और स्क्रू ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट डायरेक्शन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। देन मूवमेंट ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा आपका है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मूवमेंट ऑफ स्क्रू देगा, और जिधर डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्क्रू मिल रहा है वो क्या होगा आपका, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो करंट की डायरेक्शन को देगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट करेगा। तो यहाँ पर ये चीजें आपको मिल गई, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इसमें और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस इतनी ही चीजें आपको यहाँ पर लेकर के चलनी थी, ठीक है ना। बेटा जब आप इस तरीके से लेकर के चलोगे तो बेटा स्क्रू जो टाइट हो रहा है वो ऊपर की तरफ जाएगा ना, और घुमा किधर रहे हो आप इसको, तो बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करंट को रिप्रेजेंटेट करता है, ठीक है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंटेट करेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना। जैसे ये था ना, ये जो है ये क्या करता था बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और थंब क्या करता था, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। इन द सेम मैनर वर्टिकल जिधर जा रहा है ये स्क्रू टाइट होकर के ऊपर की तरफ, नीचे ले जा रहे हो तो ऐसे ले जाओगे, ऊपर ले जा रहे हो तो ऐसे ले जाओगे। तो बस ये चीज आपको देखनी और समझनी है बस, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको जो मिल रहा है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज है, द स्पेस और रीजन around the current carrying conductor, the space or region around the current carrying conductor are magnet, magnet within which its influence can be, within which its influence can be felt by the magnetic needle, felt by the magnetic needle is called
is called magnetic field, is called magnetic field। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ये देखिए मैग्नेटिक फोर्स को हम, अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लोग बी बोलते हैं, इसी को बेटा हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक वेक्टर, आल्सो कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, ये इतना सा चीज आपको दिया है। आई बात समझ में? अब देखिए बेटा मैग्नेटिक फोर्स के लिए हम चल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स में देखिए क्या चीजें मिल रही है। मैग्नेटिक फोर्स में आपको मिल रहा है, जब आप एफ की बात करोगे मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि अगर आप किसी प्लेन में इस तरीके से लेकर के चल रहे हो, एक प्लेन आपने लिया, उस प्लेन में आपने यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू लिया, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ मिल रही है और वेलोसिटी आपको इधर की तरफ मिल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रहा और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर रहा, और यहाँ पर आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो आपका फोर्स होगा इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए मतलब यहाँ पर सिंपल सा, इफ अ प्लस q चार्ज मूव्स विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड v दैट इट एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स f। फिर से ध्यान दीजिएगा प्लीज, इफ अ चार्ज प्लस q मूव्स इन वेलोसिटी v, कैसे मूव किया हमने कराया ना, हमने उसे इंट्रोड्यूस कराया किस फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब उसमें मूवमेंट होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड में तो हम लेकर के जा रहे हैं, बाकी एक मैग्नेटिक फील्ड उसके मूवमेंट के रीजन से खुद जनरेट होगी। तो जब टू मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगी तो ऑब्वियसली उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, चाहे वो अट्रैक्शन का होगा चाहे वो रिपल्सन का होगा, एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा। तो बस हम उसी मैग्नेटिक फोर्स को, अब देखो आप कहीं कहीं कि आपको सब लिखना जरूरी नहीं, नो देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है ना। व्हेन अ प्लस q चार्ज मूव्स विद वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड v then it experiences a force because movement also produces magnetic effect, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से थी, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगी, या तो अट्रैक्ट करेंगी या तो रिपेल करेंगी। क्लियर है? लिखवाना तो नहीं से, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यू बी क्रॉस बी। क्यू आपका जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और बी क्रॉस बी आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपको मिल गया। ये क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया v वेलोसिटी से मूव कराते हुए, तो उसके थ्रू जो एक्सपीरियंस किया जाएगा फोर्स, उसकी वैल्यू आपकी होती है qvb sin थीटा। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग vb, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, इस प्लेन में, तो यहाँ पर लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स containing, direction of force is perpendicular to the plane
to the plane containing BB, V और B को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर को एग्जिस्ट। तो जिस प्लेन में V और B होंगे उसी के परपेंडिकुलर हमेशा आपका फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपको ये इतनी चीज बताएंगे। अब देखिए इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये इतनी सी चीज आपको दी गई। अब उसके बाद देखिए तो नेक्स्ट पार्ट आपको दिया जा रहा है वो स्पेशल केसेस दिए जा रहे हैं। तो स्पेशल केसेस में देखो क्या है, स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में नंबर 1 आपको दिया गया, नंबर 1 में दिया गया व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। हाँ, दोनों में से कोई भी लेंगे बेटा आंसर विल बी सेम। दोनों में से आप कोई भी लोगे बेटा, चाहे इसका इसके क्रॉस ले लो चाहे इसका इसके क्रॉस ले लो, सब्जेक्ट किसी एक को मानिए। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को, क्यों? क्योंकि चार्ज तो एक आउटर फोर्स, आउटर कॉज है, आउटर कॉज है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के जा रहे हैं। तो बेटा सोर्स किसको मानते हैं? बी को। लेकिन माइंड में ये चीज आती है कि अगर बी को मान लिया, बी के कंपोनेंट्स बना लिए तो ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी थोड़ी है बेटा कि हमेशा आप बी को अगर बी वेलोसिटी से लेकर के आते हो तो भी वही सेम चीजें होंगी। तो आप चाहे इसका कंपोनेंट ले लो इसका कंपोनेंट ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत कहां पे होगी समझिएगा, इसका कंपोनेंट लेके चलोगे तो जो पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है v का कंपोनेंट लेके चलोगे तो भी इसका एंगल अगर आप इधर से मेजर कर रहे हो तो इसका एंगल आपको इधर से मेजर करना होगा। समझ रहे हो ना, अपोजिट डायरेक्शन से। तो सिर्फ प्लस और माइनस के साइन का इशू बनेगा बस बेटा, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझे भैया? किशन फिर से बताएं क्या? आपकी आपकी बुक में जो दिया गया है उसमें सब्जेक्ट बी को माना गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप वी के क्रॉस भी करोगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा बेटा बस। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर वी क्रॉस बी किया ना बेटा, तो वी क्रॉस बी का मतलब क्या रहा कि वी से बी का एंगल, वी से बी का एंगल। और बेटा अगर बी को लेकर के चलते तो बी से पहले बी लेते तो बी से बी का एंगल, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है कि इसको ऐसे लिख दिया है। v क्रॉस b मींस एंगल टेकन फ्रॉम v टू b, यानी v को मेन एक्सिस मान करके b के मूवमेंट को आपने दिया है। लेकिन अगर आप v को लेकर के चलते तो भी वही चीज आपकी होती, बस थीटा माइनस में आ जाता बस। v क्रॉस b और b क्रॉस b ये पढ़ा है ना बेटा वेक्टर में, a क्रॉस b इक्वल्स टू माइनस ऑफ b क्रॉस a, पढ़ा है ना ये लास्ट ईयर। तो बस यही इतना सा डिफरेंस आएगा बेटा, बस और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक, केस फर्स्ट दिया गया व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री या 0 डिग्री पे होगा तो बेटा फोर्स क्या होगा आपका 0, क्यों? क्योंकि sin 0 और sin 180 दोनों की वैल्यू क्या होती है 0। यानी जब दोनों एंटी पैरेलल जाएंगे या तो सेम लाइन के क्रॉस जाएंगे तो बेटा आपका जो नेट फोर्स होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, तब वो जो होगा आपका क्या होगा 0 होगा। तो बड़ा सिंपल सा, उस टाइम पे आपका नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। तो ये याद रखिएगा, पेपर में ये आता है ऐसे ही, मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, इज एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। सेकंड आपको दिया गया बेटा अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो एफएम क्या हो जाएगा क्यूबीबी। क्यों? क्योंकि बेटा आपका sin 90 कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर बेटा एफ एम जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फोर्स एट 90 डिग्री पे वो एक्सपीरियंस करेगा। थर्ड आपको दिया गया है बेटा 270 डिग्री पे, तो 270 डिग्री पे बेटा क्या करेगा वो माइनस क्यू में भी एक्सपीरियंस करेगा। थर्ड केस दिख रहा है, थर्ड केस यहाँ पे लिख रहा हूँ, थीटा इक्वल्स टू 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आपका ये होगा। तो एफ एम इक्वल्स टू कितना होगा बेटा माइनस क्यू बीबी, माइनस क्यू बीबी। तो क्यू बीबी माइनस में हो जाएगा, यानी जिधर आपका
मूवमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई होगा। और लास्ट वन इज चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सा। तो नो मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड का पहला केस है थीटा के लिए, और इसी का दूसरा केस जो है वो है v इक्वल्स टू 0। v इक्वल्स टू 0 का मतलब समझ रहे हैं कि जब आपका चार्ज पार्टिकल जो होगा वो किसमें होगा, रेस्ट में। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तब भी किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि समझो जब उसमें मूवमेंट नहीं है तो चार्ज के मूवमेंट के रीजन से कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट हुआ नहीं। तो जब दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ बेटा तो पहला मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स क्यों एक्सर्ट करेगा। तो जब तक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक पहले पे किसी भी तरीके से फोर्स ओरिजिनेट नहीं होगा। तो ये इतना सा पार्ट आज की क्लास में हम सभी लोगों ने देखा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन और यूनिट आपको निकालनी है। अब कल इनकी प्रॉपर्टीज पे वर्क करेंगे और बेटा बायो-सेवर्ट्स के लॉ पे कल इंटरप्रेट कर जाएंगे इनकी प्रॉपर्टीज और बायो-सेवर्ट्स लॉ, है ना। इनकी प्रॉपर्टी एंड बायो-सेवर्ट्स लॉ को कल लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को बेटा इतने पे ही हम लोग लीड कर रहे हैं, ठीक है ना। कल हम लोग फिर से मिलेंगे बेटा। थैंक यू। लिख लीजिए बेटा। बताते हैं बेटा। हो गया बेटा, नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। चलिए ठीक है। हाँ तो आप पूछ रहे थे किशन कि अगर क्यू की जगह हमने माइनस क्यू ले लिया तब क्या होगा। तो देखो माइनस क्यू का मतलब क्या होता है, प्लस क्यू का मतलब है कि वो चार्ज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिनिंग कर रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि चार्ज पार्टिकुलरली दो मोशन परफॉर्म करते हैं बेटा। तो देखो प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानिए कि उसका जो स्पिन है वो किस डायरेक्शन में आपको लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप माइनस क्यू लेकर के चलोगे तो प्लस के केस में प्लस मिल रहा था, माइनस के केस में माइनस मिलेगा। प्लस के केस में जब 270 आया तब माइनस हुआ, माइनस के केस में 270 जब आएगा तो प्लस होगा। बस इतना सा, ठीक है। मैग्नेटिक देखो जैसे आप करंट को लेकर के चल रहे थे ना, तो करंट का मतलब चार्ज का मूवमेंट। देखो दो चीज, अगर आपसे चार्ज का मूवमेंट कहेंगे तो वो करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहेंगे तो वो उसके अपोजिट। तो चार्ज अगर है, समझिएगा, अगर चार्ज लेकर के चल रहे हो प्लस क्यू चार्ज, तो बेटा जिधर वो चार्ज मूव कर रहा है उधर ही करंट को ले लेना, ठीक है ना। लेकिन अगर माइनस क्यू चार्ज लेकर के चल रहे हो तो जिधर चार्ज मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को लेकर के चलिएगा। बस इतना सा वेरिएशन होगा, ठीक है ना। अगर प्लस क्यू चार्ज है तो करंट उधर ही जाएगा, और अगर माइनस क्यू चार्ज है तो उसके अपोजिट करंट को लेकर के जाइए डायरेक्शन के लिए, ठीक है भैया। चलिए ठीक है। तो कल की क्लास में बेटा बायोट सेवर्ट्स लॉ और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।